15 मार्च 1990 रात 11:47 बिहार का सीवान जिला। हवा में असामान्य भारीपन था, जैसे पूरा शहर किसी अनदेखे भय के नीचे दबा हुआ हो। सड़कें खाली थीं, लेकिन खालीपन में भी एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी, जैसे हर दीवार, हर खिड़की और हर बंद दरवाजा किसी अनहोनी का गवाह बनने वाला हो। उस रात इतिहास केवल लिखा नहीं जा रहा था, बल्कि धीरे धीरे जन्म ले रहा था, एक ऐसे अंधेरे युग का जिसमें सत्ता और अपराध की सीमाएं मिटने वाली थीं। इसी समय सीवान की गलियों में एक नाम धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था, मोहम्मद शहाबुद्दीन। वो केवल एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक ऐसा उभरता हुआ तंत्र था जो कानून से ऊपर अपनी समानांतर व्यवस्था खड़ी कर रहा था। शुरुआती दौर में उसकी पहचान स्थानीय राजनीति और प्रभावशाली संपर्कों तक सीमित थी, लेकिन भीतर ही भीतर वो एक ऐसे नेटवर्क को जन्म दे रहा था जहां डर सबसे बड़ा नियम बन चुका था। उस समय बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में सामाजिक न्याय की लहर तेज थी, लेकिन सीवान जैसे जिलों में ये लहर एक अलग ही रूप ले चुकी थी, जहां न्याय की जगह प्रभाव और भय ने ले ली थी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, सीवान की जमीन पर अजीब परिवर्तन दिखाई देने लगे। रात के अंधेरे में चलने वाली गाड़ियां किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि एक नए सत्ता केंद्र की घोषणा करती थीं। काले शीशों के पीछे छिपी पहचानें और हथियारों की खामोश चमक ये संकेत देने के लिए काफी थीं कि अब यहाँ नियम बदल चुके हैं। आम लोग अपनी दिनचर्या को सीमित करने लगे थे और जीवन धीरे धीरे एक अदृश्य कैद में बदलता जा रहा था। मोहम्मद शहाबुद्दीन का प्रभाव केवल सड़क तक सीमित नहीं रहा, धीरे धीरे ये प्रभाव प्रशासन, पुलिस और राजनीतिक गलियारों तक फैलने लगा। सीवान में कानून अब कागजों में मौजूद था, लेकिन जमीन पर उसका नियंत्रण कमजोर पड़ता जा रहा था। कई बार पुलिस की मौजूदगी केवल औपचारिकता बनकर रह गई, क्योंकि वास्तविक शक्ति किसी और हाथों में केंद्रित हो चुकी थी। ये वो समय था जब भय किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे तंत्र का हिस्सा बन गया था। सीवान के बाजारों में लोग धीरे धीरे बदलते माहौल को महसूस कर रहे थे। जो आवाजें पहले सामान्य थीं, वे अब दब गई थीं। जो चेहरे पहले खुले थे, वे अब सतर्क हो गए थे। हर कदम पर एक अनकहा खतरा महसूस होता था, जैसी हवा भी किसी आदेश के अनुसार बह रही हो। ये स्थिति केवल अपराध नहीं थी, ये एक मानसिक नियंत्रण का विस्तार था, जहां समाज धीरे धीरे अपनी स्वतंत्र सोच खो रहा था। इसी बीच शहाबुद्दीन का प्रभाव और गहराता गया। राजनीतिक संरक्षण और स्थानीय दबदबे ने उसे एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां उसकी निर्णयों पर सवाल उठाना असंभव होता जा रहा था। ये वो दौर था जब लोकतंत्र और डर एक ही गलियारे में साथ साथ चल रहे थे, लेकिन दिशा केवल एक ही हाथ में थी। लोग जानते थे कि विरोध का मतलब केवल संघर्ष नहीं, बल्कि अस्तित्व का अंत हो सकता है। सीवान की रातें अब केवल अंधेरी नहीं थीं, वे भारी थीं। हर रात किसी नई कहानी का जन्म लेती थीं, लेकिन उन कहानियों को कोई लिखने वाला नहीं था। वे केवल अनुभव की जाती थीं और फिर धीरे धीरे स्मृतियों में दब जाती थीं। उस समय किसी को यह स्पष्ट नहीं था कि यह सब कितना लंबा चलेगा, लेकिन हर कोई ये जरूर महसूस कर रहा था कि कुछ बहुत बड़ा बदल चुका है। और इसी बदलते माहौल के बीच वो नींव रखी जा रही थी जो आने वाले वर्षों में एक पूरे जिले की पहचान को बदल देने वाली थी। सीवान अब केवल एक जिला नहीं रहा था, वो एक ऐसी प्रयोगशाला बन चुका था जहां सत्ता, अपराध और भय एक साथ विकसित हो रहे थे। समय जैसे जैसे आगे बढ़ा, सीवान की ये अंधेरी संरचना और अधिक संगठित होती चली गई। 1990 के शुरुआती वर्षों में जो प्रभाव केवल स्थानीय दबदबे तक सीमित लगता था, वो अब धीरे धीरे एक व्यवस्थित नेटवर्क में बदल चुका था, जहां सत्ता के निर्णय और सड़क के फैसलों के बीच का अंतर लगभग समाप्त हो चुका था। मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम अब केवल फुसफुसाहटों में नहीं, बल्कि उन सन्नाटों में भी गूंजने लगा था जो उसकी मौजूदगी के बिना भी भारी हो उठते थे। ये वो दौर था जब भय केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक वास्तविकता बन चुका था। सीवान की गलियों में अब एक अनकहा अनुशासन लागू हो चुका था। दुकानों के खुलने और बंद होने का समय केवल व्यापारिक निर्णय नहीं था, बल्कि एक अदृश्य आदेश के अनुसार तय होता था। लोग अपने जीवन को सीमित दायरे में जीने लगे थे, जहां स्वतंत्रता का अर्थ केवल इतना था कि आप कितनी चुपचाप अपनी मौजूदगी दर्ज कर सकते हैं। किसी भी असहमति की कीमत इतनी भारी हो सकती थी कि लोग सोचने से पहले ही रुक जाती थी। इसी बीच बिहार की व्यापक राजनीति में लालू प्रसाद यादव का प्रभाव चरम पर था।
सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के उत्थान की नारे राज्य की हर कोने में गूंज रहे थे। लेकिन सीवान जैसे क्षेत्रों में ये राजनीतिक संरचना एक अलग ही रूप ले रही थी। यहाँ राजनीति और स्थानीय ताकतों के बीच एक ऐसा संतुलन बन चुका था जिसमें कानून की भूमिका धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही थी। ये संतुलन स्थिर नहीं था, बल्कि एक दबावयुक्त व्यवस्था थी जो किसी भी समय टूट सकती थी। लेकिन तब तक ये व्यवस्था अपने आप में एक कठोर सच्चाई बन चुकी थी। सीवान के प्रशासनिक ढांचे में भी धीरे धीरे बदलाव आने लगे थे। कई अधिकारी इस क्षेत्र में पोस्टिंग को चुनौती की तरह नहीं, बल्कि एक चेतावनी की तरह देखने लगे थे। निर्णय लेने की प्रक्रिया पर अनकहे दबाव काम करने लगे थे और कई बार फाइलें अपने आप रुक जाती थीं, बिना किसी आधिकारिक आदेश के। ये वो स्थिति थी जहां राज्य की उपस्थिति तो थी, लेकिन उसका प्रभाव कमजोर पड़ चुका था। इसी समय कुछ ऐसे घटनाक्रम भी सामने आने लगे जिन्होंने इस पूरे तंत्र की जड़ों को और गहराई से उजागर करना शुरू किया। स्थानीय स्तर पर होने वाली हिंसक घटनाएं अब छिपी नहीं रह गई थीं, बल्कि धीरे धीरे उनकी गूंज बाहर तक पहुंचने लगी थी। कुछ मामलों में पीड़ित परिवारों की आवाजें पहली बार सार्वजनिक मंचों तक पहुंची, लेकिन उन आवाजों के पीछे का भय अभी भी बहुत मजबूत था। सीवान की सामाजिक संरचना भी इस समय बदल रही थी। युवा पीढ़ी के सामने दो ही रास्ते दिखाई देते थे, या तो इस व्यवस्था को स्वीकार करना या फिर उससे टकराकर अपने भविष्य को जोखिम में डालना। शिक्षा और रोजगार की सामान्य आकांक्षाएं धीरे धीरे पृष्ठभूमि में चली गई थीं, क्योंकि वास्तविकता अधिक कठोर और तत्काल थी। ये वो समय था जब सपनों की जगह सावधानी ने ले ली थी। लेकिन इसी अंधेरे के भीतर एक और परत धीरे धीरे आकार ले रही थी। राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा और खुफिया तंत्र, जिसमें अजीत डोभाल जैसे रणनीतिकारों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है, देश के भीतर फैलती ऐसी समानांतर सत्ता केंद्रों पर नजर रखने लगा था। ये केवल अपराध का मामला नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी संरचना थी जो राज्य की मूल अवधारणा को चुनौती दे रही थी। सीवान की फाइलों में अब पुराने मामले फिर से खुलने लगे थे। जो घटनाएं वर्षों पहले दबा दी गई थीं, वे धीरे धीरे फिर से सतह पर आने लगी थीं। ये एक धीमी लेकिन स्थिर प्रक्रिया थी, जिसमें व्यवस्था अपने भीतर की कमजोरी को पहचानने लगी थी। ये वो मोड़ था जहां पहली बार ये संकेत मिला कि ये अंधेरा हमेशा के लिए स्थायी नहीं रह सकता। शहाबुद्दीन का प्रभाव अब भी मजबूत था, लेकिन उसमें दरारें दिखने लगी थीं। राजनीतिक संरक्षण की परतें पहले जैसी ठोस नहीं रह गई थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि भय अब उतना एक तरफा नहीं रहा था जितना पहले था। कुछ आवाजें अब भी धीमी थीं, लेकिन वे पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। सीवान अब एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा था। एक तरफ वो व्यवस्था थी जिसने वर्षों तक डर के आधार पर शासन किया था, और दूसरी तरफ वो प्रक्रिया थी जो धीरे धीरे उस व्यवस्था को चुनौती देने लगी थी। ये संघर्ष अभी खुला नहीं था, लेकिन इसके संकेत हर कोने में महसूस किए जा सकते थे। सीवान की इस अंधेरी कहानी का अगला चरण अब उस मोड़ पर पहुंच रहा था जहां भय केवल महसूस नहीं किया जा रहा था, बल्कि उसका ढांचा धीरे धीरे दरकने लगा था। 1990 के दशक का मध्य आते आते मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम अभी भी सीवान की राजनीति और सामाजिक ताने बाने में एक निर्णायक शक्ति बना हुआ था, लेकिन भीतर ही भीतर एक अदृश्य परिवर्तन शुरू हो चुका था। वो साम्राज्य जो कभी बिना चुनौती के चलता प्रतीत होता था, अब अपने ही बोझ से असंतुलित होने लगा था। सीवान की हवा में अब पहले जैसा पूर्ण सन्नाटा नहीं था। लोग अब भी सावधानी से जी रहे थे, लेकिन उनके भीतर कहीं ना कहीं एक बदलाव की प्रतीक्षा पनपने लगी थी। जो आवाजें पहले पूरी तरह दबा दी जाती थीं, वे अब धीरे धीरे छोटे छोटे समूहों में फिर से उठने लगी थीं। ये बदलाव अचानक नहीं था, बल्कि वर्षों से जमी हुई चुप्पी के भीतर से निकलता हुआ एक धीमा कंपन था। इसी समय राजनीतिक गलियारों में भी हलचल बढ़ने लगी थी। बिहार की सत्ता संरचना में बदलाव और प्रशासनिक दबाव के बीच ऐसे सवाल उठने लगे थे जिन्हें पहले पूछना भी जोखिम माना जाता था। कई पुराने मामलों की फाइलें जो वर्षों से बंद अलमारियों में धूल खा रही थीं, अब दोबारा खोली जाने लगी थीं। ये वो संकेत था कि व्यवस्था के भीतर भी कुछ लोग अब इस संतुलन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। सीवान में कानून का स्वरूप भी बदलने लगा था। पहले जहां उसकी उपस्थिति केवल प्रतीकात्मक थी, अब धीरे धीरे उसे सक्रिय करने की कोशिशें शुरू हो रही थी। हालांकि ये प्रक्रिया बेहद धीमी और जोखिमपूर्ण थी, लेकिन इसका असर महसूस किया जाने लगा था। कुछ मामलों में कार्रवाई की शुरुआत में ये संकेत दिया कि भय की दीवार में पहली दरार दिखाई दे चुकी है। इसी दौर में शहाबुद्दीन का प्रभाव भी अपनी चरम अवस्था के बाद एक जटिल स्थिति में पहुंचने लगा था। वो अब भी एक शक्तिशाली नाम था, लेकिन उसकी शक्ति अब पहले जैसी अप्रतिरोध्य नहीं रही थी। उसके आसपास की राजनीतिक सुरक्षा परतें धीरे धीरे बदल रही थीं, और कुछ पुराने सहयोगी अब दूरी बनाने लगे थे। ये वो क्षण था जब शक्ति अपनी ही विस्तार से चुनौती महसूस करने लगती है। सीवान की जनता के लिए ये समय अत्यंत अस्थिर था।
एक तरफ पुराना डर अब भी मौजूद था और दूसरी तरफ एक अनिश्चित बदलाव की आहट भी थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आने वाला समय राहत लेकर आएगा या फिर एक नए संघर्ष की शुरुआत करेगा। ये अनिश्चितता ही सबसे बड़ा दबाव बन गई थी। इसी बीच कुछ महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम सामने आने लगे, जिन्होंने इस पूरे ढांचे को और अधिक अस्थिर कर दिया। न्यायिक प्रक्रिया अब धीरे धीरे उन मामलों की ओर बढ़ने लगी थी जिन्हें पहले अछूत माना जाता था। ये केवल कानूनी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक संकेत था कि अब अंधेरे की परतें पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया तंत्र भी अब इन घटनाओं को केवल स्थानीय अपराध के रूप में नहीं देख रहा था। देश के भीतर फैलते ऐसे समानांतर शक्ति केंद्रों पर गंभीर निगरानी शुरू हो चुकी थी। ये वो चरण था जहां स्थानीय भय अब राष्ट्रीय चिंता में बदलने लगा था। सीवान के लोग अब पहली बार ये महसूस करने लगी थी कि इतिहास बदल सकता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत लंबी होती है। जो पीढ़ियां इस डर के भीतर पली थीं, उनके लिए ये परिवर्तन मानसिक रूप से उतना ही कठिन था जितना वास्तविकता में। और इसी परिवर्तन के बीच वो साम्राज्य जो कभी अटूट प्रतीत होता था, अब धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगा था। ये अंत नहीं था, लेकिन अंत की शुरुआत जरूर थी। एक ऐसी प्रक्रिया जो धीमी थी लेकिन अपरिवर्तनीय दिशा में बढ़ रही थी। सीवान की इस कहानी का अंतिम और सबसे निर्णायक अध्याय अब उस दौर में प्रवेश कर चुका था जहां अंधेरे और कानून के बीच का संघर्ष खुलकर सामने आने लगा था। 2000 के शुरुआती वर्षों में बिहार की राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना पहले से कहीं अधिक जटिल और सतर्क हो चुकी थी। वही सीवान जो कभी भय की एक प्रयोगशाला माना जाता था, अब धीरे धीरे जांच और कानूनी दबाव के केंद्र में बदलने लगा था। मोहम्मद शहाबुद्दीन का प्रभाव अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन अब वो पहले जैसा निरंकुश नहीं रह गया था। उसके खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या बढ़ रही थी और कई पुरानी प्रकरण जो वर्षों तक दबी रही थी, अब फिर से न्यायिक प्रक्रिया में प्रवेश कर चुकी थी। ये वो समय था जब व्यवस्था ने धीरे धीरे अपनी खोई हुई पकड़ वापस पाने की कोशिश शुरू कर दी थी।